बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 क्वांटम फिजिक्स क्लास 12 में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के एक पार्टिकल में भी दो किस्म की नेचर होती है। एक वो पार्टिकल नेचर रखता है और एक वो वेव नेचर रखता है, और इसकी यानी उसकी इस सलाहियत को दी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी कहा जा सकता है। ये हमारे पास है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में ये पढ़ा, इनफैक्ट 1 में भी हमने ये पढ़ा था। 1, 2, 3, 4 चारों में ये चीज पढ़ी कि जो लाइट है ना, रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हमारे पास डबल नेचर रखते हैं। बल्कि हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि वो पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। तो हमने उसके लिए 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनमें एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइट जो है वो एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, जिनको फोटोन कहा जाता है, उनसे मिलके बनी हुई होती है। और इसी तरह हमने कॉम्पटन्स इफेक्ट में पढ़ा कि जो ये हमारे पास लाइट है थोड़ी हाई एनर्जी वाली, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी होती है, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल भी कर सकती है। इसी तरह हमने फिर पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा कि किस तरह वेव जो है वो 2 डिफरेंट चीजों में, पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। यानी हमने ये पढ़ा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे पास वेव नेचर तो रखते ही थे। वेव नेचर रखने के लिए यानी फॉर वेव हमें एक उसकी चीज होनी चाहिए, इंटरफेरेंस। यानी अगर आपने ये साबित करना है कि एक वेव जो है वो वेव नेचर की, तो वो उसको इंटरफेरेंस करना चाहिए, उसको डिफ्रैक्शन करना चाहिए, और इसी तरह उसको आपके पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करना चाहिए, और इसी तरह पोलराइजेशन भी करना चाहिए। ये आपकी जो 3-4 चीजें थी, ये हमें बताती थी कि आपकी कोई भी वेव एक वेव नेचर है। यानी वेव के लिए ये 4 खसूसियत होनी लाजमी है। फिर हमने ये बात साबित की कि वेव एक्चुअली जो है वो खुद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो खुद जो है पार्टिकल नेचर भी रखती है। उसके लिए हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाया, एक हमने कॉम्पटन लगाया, कॉम्पटन इफेक्ट, और इसी तरह हमने एक पेयर प्रोडक्शन पढ़ा। और इन तीनों चीजों ने यह बात साबित की कि हमारे पास वेव जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखती थी, ठीक है। ये हमने इनसे सीखा, ये चीजें हमने पढ़ी। अब ये बड़ी लंबी जंग थी कि वेव को तो हमने दोनों नेचर करार दे दिया। वेव नेचर भी थी, पार्टिकल नेचर भी थी। लेकिन पार्टिकल पे अगर आए, जो हमें पार्टिकल्स नजर आते हैं, जैसे हम हो गए, हम सब पार्टिकल से मिलके बने हुए, जो हमारे मैटर हैं सारे के सारे, क्या ये हमारे पास पार्टिकल नेचर तो थे ही थे, क्योंकि इनका बाकायदा मोमेंटम था, इनके अंदर बाकायदा मास था, ये तमाम चीजें तो थी इनके पास। क्या ये वेव नेचर भी रखते हैं? ये हमारे पास जो है ना आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। वैसे इसके लिए बड़े लोगों ने काम भी किया है, वेव के लिए तो बड़े लोगों ने काम किया है। उसके लिए आपको, जैसे मैंने इतने नाम बताए, वो सारे के सारे आप जैसे इसको साबित करने के लिए आइंस्टाइन साहब आए, इसको साबित करने कॉम्पटन, इनको सर डायरेक्ट हुआ करते थे, उन लेकर आए। ये भी आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में किसी तरह भी हाइगन को और आप यंग को नहीं भुला सकते, रिफ्रैक्शन में आप स्नेल को नहीं भुला सकते, पोलराइजेशन भी हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे कई जगहों पे की। तो हम बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पे काम किया, लेकिन मैथ्स पर काम करना जो था वो थोड़ा सा टफ था। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि जब पहली दफा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था ना, एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था जे थॉमसन। ये गालिबन डेट गलत भी हो सकती है, 1900 के अवाइल की बात है, 1911 1910 ऐसी। तो उन्होंने ये जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, उन्होंने कहा था ये पार्टिकल नेचर है।
तो कुछ अरसे बाद उन्हीं का बेटा, याद रखें जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, कुछ अरसे बाद उन्हीं का बेटा जिसको जॉन पेजेट थॉमसन कहा जाता था, उसने उसी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर, वेव नेचर तस्वर कर दिया था। यानी पार्टिकल नेचर तो उसके बाप ने तस्वर किया था और वेव नेचर उसने तस्वर किया था, उसको भी इस बात पे नोबेल प्राइज दिया गया था। यानी इस पे बहुत सारे काम हुए हैं। तो फिर एक मशहूर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। ये बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, लुइस डी ब्रॉगली, और ये आए थे 1924 में, 1924 में आए थे। इन्होंने कहा कि अगर वेव दो दो नेचर रख सकता है तो भाई पार्टिकल के भी दो नेचर होती है। एक तो वो पार्टिकल है ही है, वो भी वेव नेचर लाजमी रखता है। और उसके लिए उन्होंने थ्योरेटिकली साबित करने की कोशिश की थी। जब बाद में याद रखना उनकी इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट में दो एक और बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लिंटन डेविसन और लेस्टन जर्मर। ये दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स। यानी वो कौन से थे? एक थे क्लिंटन डेविसन और एक थे लेस्टन जर्मर। ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने तो लुइस साहब ने तो क्या कहा था, लुइस साहब ने ये थ्योरेटिकली प्रूव किया था, लेकिन बाद में तजर्बे के बाद यानी उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने वाले थे क्लिंटन डेविसन और लेस्टन जर्मर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से किया था और इन्होंने भी एक बड़ी मशहूर थ्योरी जो आपने पिछले साल गालिबन पढ़ी थी ब्रैग्स लॉ की, उसको साथ आके इसको प्रूव किया था। पर अभी हम उसको कोई डिस्कस करने नहीं जा रहे, हम लुइस डी ब्रॉगली को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो एनर्जी होती है ना स्टूडेंट्स, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए यहां जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू mc² के इक्वल होती है अगर पार्टिकल की हो तो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि पार्टिकल का मोमेंटम mv होता है, या mv होगा, लेकिन जो फोटोन होते हैं, फोटोन का जो है वो रेस्ट मास तो होता नहीं है। तो फर्ज करें अगर हम किसी फोटोन की बात करेंगे तो आप जरा गौर से देखें, E इज इक्वल टू, इसको हम mcc भी कह सकते हैं, ये 2 टाइम्स। अब mc किसके इक्वल होता है? हमारे पास m मास और c स्पीड है, तो mc हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम के इक्वल, तो हम E इज इक्वल टू pc भी कह सकते हैं। और अगर मैं c को यहां ले आऊं तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों हमारे पास मोमेंटम E ओवर c के इक्वल आ गया। ठीक है, तो एक हमारे पास एक्चुअली किसके इक्वल होता है? hf के। ठीक है, ये। और इसी तरह हमने एक बात पढ़ी है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा होगा। अगर ये c हो, c इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा हुआ है, तो इसमें से f हमारे पास आ जाएगा c ओवर लेमडा के। अगर मैं इस f की वैल्यू c ओवर लेमडा यहां लगा दूं, c ओवर लेमडा यहां लगा दूं, ये भी नीचे c है, c से कट के लेमडा नीचे आ गया, यानी मोमेंटम h ओवर लेमडा आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला h ओवर लेमडा आ गया। ये अगर मैं फर्ज करो लेमडा जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहां लेके जाता हूं, मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो आपका लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा h ओवर p। ये तो ये इसका मतलब है वेवलेंथ जो होती है वो h ओवर p के इक्वल होती है। अब इसका मतलब है कि जो ये वेवलेंथ अगर हमने फाइंड, वेवलेंथ किस चीज की होती है? जो वेव पार्टिकल होता है, वेव नेचर रखता है। तो अब फर्ज करो मोमेंटम का फॉर्मूला जो हमारे पास, अगर कोई भी पार्टिकल है, फर्ज करो मैं भाग रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम किसके इक्वल होगा? mv के इक्वल होगा। तो यानी मैं h ओवर mv ये लिख सकता हूं, यानी इस जगह पर। यानी आपकी इस थ्योरी से एक बात साबित होती है कि एक्चुअली अगर मैं p की जगह mv लगा दूं तो हमारे पास वेवलेंथ किसी की भी फाइंड करनी हो, उसके लिए मास और वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जो हमारे पास मटेरियल नेचर, पार्टिकल नेचर रखती हो, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट की जा सकती है, वो वेव नेचर रखती है हमारे पास।
सो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये बात है कि फर्स्ट करो मैं भाग रहा हूं, ये इवन मैंने एक बॉल कराई है और वो बॉल जा रही है, और वो बॉल जा रही है तो हमें उसकी वेव की समझ क्यों नहीं आती, हमें क्यों नहीं पता चलता उसकी वेव लेंथ का। तो बच्चों चला आए हम देख लेते हैं। वैसे आमतौर पे मैस जो होता है ना बॉल का, वो 0.5 kg तक होता है, और स्पीड चले कुछ भी रख लें, फर्ज करें 10 मीटर पर सेकंड रख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप देखें वेवलेंथ हमारे पास, एच हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट को, 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -34 जूल सेकंड के इक्वल होता है, और ये हमारे पास 0.5 और ये 10 है। तो बच्चों अगर मैं वेवलेंथ इसकी फाइंड आउट कर लेता हूं कैलकुलेटर की मदद से, तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो बच्चों ये आ जाएगा 1.326 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -34 मीटर। बच्चों इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ, 10 पावर -34 बहुत छोटी है। आपको पता है जो लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ 10 पावर -9 या बहुत हुआ -10 तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। 750 नैनोमीटर रेड की होती है, 750 नैनोमीटर 0.7 माइक्रोमीटर हुआ, यानी 0.7 10 की पावर -6। तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, और ये बहुत छोटी वेवलेंथ जो है ना वो नहीं जो है वो हमारे पास डिटेक्ट की जा सकती। सो बच्चों मुझे ये चीज एक खास तवज्जो की तरफ तवज्जो दिला रही है, एक चीज की तरफ देखें गौर से कि वेवलेंथ मास के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, और इसी तरह मास जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। हमें वेवलेंथ थोड़ी बड़ी चाहिए क्योंकि बहुत छोटी है, और इसी तरह जो स्पीड है वो भी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। तो हमें एक ऐसा पार्टिकल ढूंढना है कि जिसका मास बहुत छोटा हो और स्पीड बहुत ज्यादा हो, यानी मास छोटा होगा वेवलेंथ बड़ी होगी, स्पीड वैसे आमतौर पे अगर ज्यादा हो तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है, याद रखें। लेकिन अगर स्पीड हम कम कर दें तो वेवलेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो भी डिटेक्ट नहीं होगी। यानी देखें मेरी बात याद रखें, 10 की पावर -6 जो है ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। बहुत हुआ 10 की पावर 9 10। आपने अक्सर औकात सुना हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है वो रेडियो होती है, वो होती है 10 की पावर 3, और जो सबसे छोटी होती है वो गैमा होती है जो कि 10 की पावर -12 की रेंज में होती है। यानी ये वेव्स आपकी डिटेक्ट हो सकती हैं किसी ना किसी तरीके से। इससे ऊपर 10 की पावर -12 से अगर आप ऊपर चले जाएं तो आप किसी भी चीज से देखें, 10 की पावर -34 इज टू मच, ये बहुत ज्यादा चलेगी हमारे पास। सो 10 की पावर 3 से बड़ी चली जाए तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा जिसका मास आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -31 kg। इसी तरह इसकी स्पीड हम ले लेते हैं 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब हम यही वैल्यू इसमें डालते हैं, इसमें एच क्या 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -34 जूल सेकंड, तो हमारे पास ये है ये मास 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -31 kg, और ये है हमारे पास 10 की पावर 6। तो बच्चों मैं एक चीज फील कर रहा हूं कि वेवलेंथ हमारे पास आती है 6.63 एक्सपोनेंट, तो बच्चों ये आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन बी डिटेक्टेड वो 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर -12 तक होती है। तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो फाइंड आउट की जा सकती है। ये इलेक्ट्रॉन की वेव इसके दरमियान में होती है। आमतौर पर जो आपकी क्रिस्टल की स्पेसिंग है, ये ब्रैग ने एक बड़ा अच्छा लॉ दिया था, ब्रैग ब्रदर्स थे, उनका लॉ मशहूर है। उन्होंने एक्सरे के जरिए क्रिस्टल के अंदर की जो स्पेसिंग थी उनके डिस्टेंस को भी फाइंड आउट किया था, और भी बड़े फिनोमिना उससे जो हमारे पास आए थे। तो बच्चों कहने का मतलब है कि ये इतनी अच्छी जो वेवलेंथ है ये आपके पास
एक एक्सरे जैसी वेवलेंथ आ रही है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मैटर है दैट ऑल्सो बिहेव लाइक वेव, वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। सो ये उनका बहुत बड़ा काम था। इसके बाद याद करें कि इस कारनामे की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन को आप जो है ना वो बड़े प्रिसाइज तरीके से फायर करते हैं और उसकी वेवलेंथ चूंकि बहुत छोटी होती है, उस छोटी वेवलेंथ से आप जो है वो छोटे छोटे जरसूमे यानी वायरस जैसे साइज के उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। अभी कोविड वायरस आया, उसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी जो चीज माइक्रोस्कोप से नहीं होती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर होती है। तो लुईस डी ब्रॉगली के इस जो फिनोमेना ने बड़ा ही एक इनकलाब बर्पा किया और इस इनकलाब बर्पा करने पर लुईस डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।